dear students. Welcome in the class of economics. I hope all of you are doing well with your studies as well as with your health. So in our previous class, we have discussed the concepts of investment function and about the ex post and exit and saving and investment, right? We were on chapter 7th of macroeconomics, that is aggregate demand and its related concepts, in which we have discussed up to this part. Now, today we have to discuss about the concept of full employment and involuntary unemployment. We will discuss कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि हर इंसान को काम मिला हुआ है या हर इंसान करंटली एम्प्लॉयड है या कुछ और मीनिंग होगा? तो एग्जैक्टली क्या मीनिंग होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज अ सिंपल एक्टिविटी वेयर इन अ पर्सन इज वर्किंग एंड अर्निंग मनी फॉर हिज सर्वाइवल, राइट? अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? हमने पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, इंडियन इको में। यस, राहुल विल टेल अस। यस राहुल। मैम, जब कोई पर्सन विलिंग और एबल टू वर्क हो फिर भी उसे वर्क नहीं मिल रहा हो। बिल्कुल सही। अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड ही इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, राइट? तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट आपको बता दिया है जब मैं काम करने की केपेबल हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ये है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा जब हर वो इंसान जो काम करना चाहता है, काम करने के केपेबल है, उसको जॉब मिल रही है बिना डिफिकल्टी के, वो आराम से वर्क कर पा रहा है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बस वेज रेट जो भी एग्जिस्टिंग चल रही है उस रेट पे वो वर्क कर पा रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क at existing wage rate get the work without any undue difficulty. Everyone who is capable of doing work, everyone who want to do work is able to do the work because jobs are available for them. But आगे पढ़िए, ये completely new paragraph है आपके लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई देती है। स्टार लगा लीजिएगा। काफी बार बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइटेड वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं और ये चीजें तो इग्नोर ही कर देते हैं। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी इग्नोर्ड। क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। Generally, the term full employment means that there is no unemployment. Generally, आपको ये statement देख के ये लगेगा कि full employment है यानी कोई unemployment नहीं है। हर वो इंसान जो काम करना चाहता है उसको जॉब मिली हुई है। It means demand for labor is equals to its supply, right? यही लग रहा है हमें तो ऊपर वाली statement देख के। However, in macroeconomics, there can be some types of unemployment even during full employment. यानी कहने को तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है बट स्टिल वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमने उसको फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों कहा, अभी डिस्कस करेंगे। हैव अ लुक आगे क्या लिखा हुआ है। सॉरी, it means full employment does not stand for zero unemployment or set percent employment. ये कह रहे हैं full employment का मीनिंग ये नहीं है कि zero unemployment है या 100% employment है। तो ये आपको बता रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। इवन जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तब भी कहीं ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। काफी बार मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है मैक्रो वाले पोर्शन में। सीबीएसई हमारे पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करके देती है, इंडियन इको एंड मैक्रो। अब मैक्रो में वो पूछते हैं व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हम उसमें इंडियन इको वाले डेटा लिखे आते हैं 21%, 7% या 11%, कुछ भी अपनी मर्जी से डेटा डाल दिया कि रेट है तो रेट तो नंबर में ही होगी। नो, here natural rate of unemployment doesn't means that rate. यहाँ पे natural rate of unemployment का मतलब है कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में हर वक्त रहेगा। किस तरीके का है देखिए, so at Point full one. employment, okay, there are two types of unemployment which can still exist in the economy. First one is frictional unemployment. Rahul is reading for us. Yes, Rahul. Frictional unemployment. It refers to temporary unemployment which exists during the period wherein workers leave one job to join some another. It arises due to labor market imperfections, such as lack of market information about availability of jobs
and lack of perfect mobility on the part of workers. Introduction to new machines, nationalization in production process, or breakdown of plant may also lead to frictional unemployment. ओके थैंक यू हैव अ लुक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है एक सिंपल सा एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ फिर बुक की लैंग्वेज समझेंगे सपोज आई एम वर्किंग इन योर स्कूल एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स राइट अब मेरी शादी हो जाती है किसी दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट में शादी हो गई है तो क्या वहां पे शिफ्ट होते नेक्स्ट डे से मुझे वहां जॉब मिल जाएगी क्या डेफिनेटली नो अगर मिल भी जा रही है मैंने पहले से ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ क्लियर आउट करके रखा है तो भी यहाँ मैरिज से लेके वहां शिफ्ट होने तक के टाइम पीरियड में मैं अनएम्प्लॉयड हूँ इस ड्यूरेशन को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन कहेंगे और इस टाइम पे मैं फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हूँ इट डजंट मीन्स कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है इट डजंट मीन्स कि गवर्नमेंट मुझे जॉब नहीं दे पा रही है इट सिंपली मीन्स कि मैं एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करूंगी स्विच करते टाइम मुझे टाइम लगेगा सपोज मेरे फादर बीकानेर में जॉब करते हैं उनकी बीकानेर में गवर्नमेंट जॉब है और उनका ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसफर होते ही क्या होगा हम पूरी फैमिली वहां शिफ्ट होंगे तो फादर के साथ फैमिली के जो अदर मेंबर्स बीकानेर में वर्किंग है उनको अपना वर्क छोड़ के दूसरी जॉब को ज्वाइन करना पड़ेगा दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी में जब वो दूसरी सिटी में जाके जॉब ज्वाइन करेंगे तब तक जो बीच का ड्यूरेशन है मे बी 10 डेज मे बी 1 मंथ मे बी 2 और 3 मंथ्स वो ड्यूरेशन मेरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन ये किस वजह से हो सकता है लेबर मार्केट इम्परफेक्शन कि यहाँ कि मार्केट में मुझे जो रेट मिल रही है वो रेट मुझे दूसरी मार्केट में मिले ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है मार्केट इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉपर नहीं हो कि भाई वहां मुझे किस डेट से ज्वाइनिंग मिल सकती है मुझे नहीं आइडिया हो कि वहां कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है जहां भी मुझे शिफ्ट होना है एंड मैं परफेक्टली मोबाइल नहीं हूँ परफेक्टली मूवेबल नहीं हूँ मैं यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में मूव करती हूँ तो मुझे वहां की लोकल लैंग्वेज समझनी पड़ेगी वहां के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा तब जाके मुझे वहां वर्क मिलेगी अब सपोज साउथ में मेरे फादर का ट्रांसफर हो जाता है अगर मुझे वहां टीचिंग करनी है तो मुझे एटलीस्ट वहां की लोकल लैंग्वेज के कुछ टर्म्स पता होने चाहिए क्योंकि जनरल कम्युनिकेशन में वो टर्म्स आएंगे तो वो सीख रही हूँ मैं तब तक अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे आगे देखिए अगर न्यू मशीनरी आ गई है उस मशीन को सीखने में वर्कर को टाइम लग रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया है किसी भी वजह से उस ड्यूरेशन में वर्कर अनएम्प्लॉयड है तो वो सब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा गवर्नमेंट इसको भी फुल एम्प्लॉयमेंट ट्रीट करेगी अगर ऐसा कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी क्योंकि यहाँ ना तो गवर्नमेंट की गलती है मुझे जॉब नहीं मिल रही और ना मेरे स्किल्स में कोई कमी है बस रीजन ये है कि एक टाइम चाहिए होता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होने में वो टाइम पीरियड यहाँ पे लग रहा है तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं चल रही है मेरे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके सेकेंड देखते हैं structural unemployment yes Rahul It refers to the unemployment in which people remain unemployed due to a mismatch between unemployed persons and the demand for specific type of workers. It is associated with structural changes in the economy. For example, due to computerization, workers who do not possess enough knowledge of computers will be unemployed until they do not do some computer course or training. have a look स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में बहुत बार ये अनएम्प्लॉयमेंट आया अभी अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे भी आया एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो आ रहा है वर्क की डिमांड और वर्कर के स्किल्स के डिफरेंसेस की वजह से जैसे करंट टाइम पे मुझे टीचर चाहिए होगा जो कंप्यूटर क्वालिफाइड हो जिसको आता हो कि कैसे जूम पे स्टडी बेस पे या गूगल मीट पे क्लासेस कंटिन्यू करवाई जा सकती है बट किसी टीचर के अंदर वो स्किल नहीं है अब जब तक वो उस स्किल को अपडेट करके नहीं आता है तब तक के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है 1990s में जब हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया था एलपीजी अडॉप्ट करने के बाद में ये प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में बहुत वाइड लेवल पे आई थी क्योंकि पेपर वर्क से अचानक हम कंप्यूटर वर्क पे आ गए थे राइट तो जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो बहुत सारे वर्कर्स एक बार के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए जिनको जो पुराने वर्कर्स थे उनको कंप्यूटर के स्किल सिखाए गए ट्रेनिंग दी गई उसके बाद में वो अपने वर्क को वापस ज्वाइन कर पाए ऐसे ही आप बात कर लीजिए जब जीएसटी आया था तो जिनको अकाउंटेंट्स को जो भी टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न लगाने वाले लोग थे आईटी डिपार्टमेंट के उनको पुराना टैक्स सिस्टम आता था उनको पुराने टैक्स की एंट्रीज करनी आती थी तो ऐसे में जब तक उन्होंने जीएसटी की ट्रेनिंग नहीं ली फ्रेश ग्रेजुएट्स को तो ट्रेनिंग थी
क्योंकि वो तो यही सीख के आए थे, बट जो पुराने लोग थे जो बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे उनको वो ट्रेनिंग दी गई। तो जिस ड्यूरेशन में वो उस वर्क को सीख रहे हैं तब तक वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में आते हैं। There are some people who don't want to possess the new knowledge। ऐसी सिचुएशन में वो फिर परमानेंटली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और उनको केपेबल भी नहीं माना जाता वर्क के लिए। हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में when the person who is willing and able to work। अब आज की डेट में जो लोग कंप्यूटराइज नहीं है वो कुछ सिलेक्टेड जॉब्स के लिए केपेबल भी नहीं है, तो उनको हम इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये सेंटेंस हाईलाइट कर लेना है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क और इन 3 मार्क। What is natural rate of unemployment? तो आपको वहां पे कोई परसेंटेज या कोई डेटा प्रेजेंट नहीं करना है, आपको बताना है the presence of frictional and structural unemployment is known as natural rate of unemployment in the economy। फुल एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट में ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा प्रेजेंट होती है। आपको कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट मींस द सिचुएशन ऑफ 100% employment in the economy। defend or refute? You will refute the statement because even at full employment level there are some people who are not working, maybe due to structural reason or maybe due to frictional reasons। Now have a look। Yes, read this part, Rahul। It must be noted that the concept of full employment is explained only in the context of labor force, that is, working population and not the total population. Labor force relates to that part of population which is physically and mentally able at the same time willing to work. It means children and old persons will not be considered as they are not supposed to be employed even during full employment. ओके, हैव अ लुक। क्या कह रहे हैं ये तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपकी कंट्री की एंटायर पॉपुलेशन अभी एम्प्लॉयड है, एंटायर पॉपुलेशन को जॉब मिलेगी है। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लेबर फोर्स। इंडियन इको से रिलेट करना है। गिव मी अ सेकेंड। Yes, you have to relate this part from chapter number 7th of Indian Economic Development। कि कह रहे हैं सिर्फ लेबर फोर्स को लेंगे जिसमें चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल इंक्लूडेड नहीं है, केवल वो लोग इंक्लूडेड है जो फिजिकली और मेंटली काम के लिए केपेबल है और काम करना चाहते हैं। आसान सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ अ नेशन। अगर इकोनॉमी में ये अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है तो गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट को प्लान करने की जरूरत है और हमारी इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। यस, रीड द पार्ट। Involuntary unemployment refers to an unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work. Under involuntary unemployment, people are rendered unemployed against their wishes or under compulsion. It must be noted that only involuntary unemployment is considered while estimating the total unemployment in an economy. Full employment implies absence of involuntary unemployment. Have a look. The concept of involuntary unemployment is very important। It is a situation, voluntary मतलब अपनी इच्छा से, राइट। इनवॉलंटरी यानी मेरी इच्छा नहीं है अनएम्प्लॉयड रहने की, फिर भी मैं प्रेशराइज्ड हूँ अनएम्प्लॉयड रहने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो इट इज द सिचुएशन व्हेन द पर्संस हु आर केपेबल ऑफ डूइंग वर्क, हु आर विलिंग टू डू द वर्क, आर नॉट गेटिंग द वर्क इवन एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो मार्केट में वेज रेट चल रही है, मिनिमम वेजेस पे भी वो काम करने के लिए तैयार है, बट उनके लिए काम ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे में फिर गवर्नमेंट एमजी नरेगा और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है इन लोगों के लिए, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जो 21% पॉपुलेशन पॉवर्टी की कंडीशन में है, उस पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है। वो चाहते हैं काम करना बट उनके पास काम नहीं है। गवर्नमेंट जब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी कर रही होती है तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ही पढ़ती है, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है इट मींस कोई भी ऐसा इंसान जो काम करना चाह रहा है और केपेबल है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह रहा है, यानी एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल तो तब भी रहेगा लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। अब पढ़ते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मैं पढ़ सकती हूँ बट मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाई कर रही, तो मैं वॉलेंटरीली एक
लेजी या वीक स्टूडेंट बन जाऊंगी, राइट? उसी तरीके से वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मैं काम कर सकती हूँ बट मैं काम करना चाहती ही नहीं हूँ, मैं काम के लिए फिजिकली मेंटली फिट हूँ बट मैं काम नहीं करना चाहती, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इसमें मुझे वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। कैन एनीवन गिव एनी एग्जांपल? कब ऐसी सिचुएशंस होती है? रेज योर हैंड्स। ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, यस राहुल। मैम कई बार घरों में शादी वगैरह होती है तो लोगों को अपनी जॉब और से ब्रेक लेना पड़ता है। नहीं, वो ब्रेक तो ऊपर आएगा, थोड़ा सा और पॉइंट आपको सोचने हैं कि ऐसी कंडीशन, सपोज आई एम 28 इयर्स ओल्ड, मैं जॉब के केपेबल हूँ मेंटली भी फिजिकली भी, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं जॉब नहीं करना चाहूंगी? यस। कई जॉब्स में मैटरनिटी लीव्स नहीं होती, इसलिए हाँ अलग बिल्कुल, से उन्हें फीमेल्स जॉब के छोड़नी केस में पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि वो जॉब छोड़ देती है क्योंकि मैटरनिटी लीव्स नहीं है, क्योंकि या फिर शादी करनी है तो लगभग 1 साल का गैप आपको चाहिए होगा टू परफॉर्म द रिचुअल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। क्या ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना? डेफिनेटली नो। चलिए उषान क्या बता रहे हैं? हाँ जी उषान बताइए। मैम क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, वो लोग बिल्कुल, काफी क्वालिफाइड बार हैं ऐसा इसलिए भी वो नहीं होता है, करते। मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे जॉब तो मिल रही है बट जितनी क्वालिफिकेशन मेरी है और जो सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस सैलरी पे जॉब नहीं मिल रही है, तो भी मैं बिलिंगली अनएम्प्लॉयड बैठी हूँ कि नहीं यार ये वाला काम तो नहीं करूंगी, ये तो मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए राघव विल टेल अस वन मोर पॉइंट। यस राघव। मैम कोई एग्जाम्स के लिए ना प्रिपेयर कर रहा हो, जैसे आईएएस या जेई नीट, ऐसा बिल्कुल, कुछ? तब भी नहीं कर रहे, तो क्या ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना? नो, नॉट एट ऑल। चलिए भानु विल आल्सो टेल अस समथिंग। यस भानु। रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो कंपनी में। बिल्कुल, ये अच्छा लगता है क्लास में मुझे जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आज की क्लास में। जो कफ एंड कोल्ड से मोरल डाउन हो रहा था वो अप हो गया है, बूस्ट अप कर दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड भाई। देखिए एक रीजन हो सकता है ये कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है या मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग वर्क बट आई एम नॉट सपोज टू डू द वर्क। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत आराम से एक लग्जरियस लाइफ मिल रही है, मैं 30 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं एमबीए होल्डर हूँ या मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं। बिफोर मैरिज आई वाज वर्किंग फॉर फुलफिलिंग माय ओन ड्रीम्स, फिर शादी के बाद मुझे लगा अब तो माय हस्बैंड विल कवर अप द एक्सपेंसेस, राइट? तो क्या जरूरत है काम करने की? ऐसा इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बने हुए हैं, बहुत लोगों ने इस पे अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं कि डियर वुमेन, वर्क फॉर योरसेल्फ एंड वर्क फॉर योर नेशन। Don't work only with the view of earning money. Work by taking it as a pride symbol. तो ये हमें ध्यान रखना है एज अ वुमेन सभी को कि if you are capable, if you want to make an image, if you want to make an identity, तो आपको हमेशा वर्क करना चाहिए whether you are facing financial troubles or not, right? तो आइडेंटिटी बनाने के लिए काम करना चाहिए। बट अभी हम वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा ये कह रहा है कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देश की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है या किसी भी इंडिविजुअल की। उसको लग रहा है दैट आई डोंट नीड टू वर्क, मुझे बैठे बैठे एक अच्छी लाइफ मिल रही है, या आई डोंट नीड टू वर्क क्योंकि मुझे वहां पे जो जॉब मुझे जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जब गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएगी तो वो सॉल्व करेगी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पीपल की प्रॉब्लम, ना कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसको तो हम काउंट ही नहीं करते। जब हम देखते हैं कि वॉलेंट्री टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो उसमें जो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उन लोगों को हम इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते हैं। रीड कर लेते हैं 4 लाइंस। यस राहुल। मैम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नो, दिस पार्ट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। in an economy, it is always possible to find some people who are unwilling to do any productive work, though they may be fit physically and mentally. Voluntary unemployment refers to a situation when a person is unemployed because he is not willing to work at the existing wage rate. Voluntary unemployment is not counted while estimating the size of unemployment. Is it clear to everyone? I hope it's a yes. चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक साथ हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। पहले मैं आपको एक क्विक रीकैप देती हूँ कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले आपने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या है। इंडियन इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उस पे सभी सेक्टर्स मिलके कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी के केवल 2 कंपोनेंट्स है, सी एंड आई। फिर हमने एडी का बिहेवियर पढ़ा, एएस का बिहेवियर पढ़ा, कंजप्शन का बिहेवियर पढ़ा, सेविंग का बिहेवियर स्टडी किया और इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर। मेन ये क्वेश्चंस है जो 6 मार्क्स के लिए बनते हैं। कंजप्शन का बिहेवियर यू नो इट वेरी वेल कि उसके कौन से 6 पॉइंट्स बनेंगे, 6 to 7 पॉइंट्स। सेविंग के बिहेवियर आपको अच्छे से आता है। फिर आपको 4 प्रोपेंसिटीज पढ़नी है, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस। सबके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने आपको आने चाहिए। ये जो एपीसी और एपीएस है इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए, 5 पॉइंट, और एमपीसी एमपीएस के 3 पॉइंट्स। तो आप आज प्रैक्टिस करके देखिएगा वेदर यू आर केपेबल ऑफ फ्रेमिंग द पॉइंट्स और नॉट। मैं बहुत जल्दी आपका इस चैप्टर का एक टेस्ट प्लान कर दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब देखिए कौन से फॉर्मूले यूज हुए। इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग एंड एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होंगे, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एएस इज इक्वल्स टू इनकम और एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, इसको प्रूव करके बताया हुआ है। एपीसी इज सी अपॉन वाई एंड 1 माइनस एपीएस ऑल्सो। एपीएस इज एस अपॉन वाई और 1 माइनस एपीसी। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। MPC plus MPS is always equal to 1 and APC plus APS is always equals to 1. Only the value of APC can be greater than 1. Only the value of APS can be less than 0, or I can say negative, right? And only the value of APS can never be 1 and APC can never be 0. These are the simple points which you have to keep in your mind. Then the equations of consumption and saving. C is equals to C bar plus DY. S is equals to minus C bar or minus S bar, whatever you want to write. There will be no issues at all. Plus 1 minus BY. B in the equation of consumption refers to marginal propensity to consume, and 1 minus B in the equation of saving refers to marginal propensity to save. I hope it is clear to all of you. आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर गिवन फॉर यू। जो डिफरेंट है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 9 इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। एग्जांपल्स में भी ऐसे 1-2 क्वेश्चंस है जो थोड़े से डिफरेंट है, देख लेते हैं एक बार उनकी तरफ। दिस वन एग्जांपल नंबर 10, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में तो कॉमन सी बात हो रही है, यू सिंपली हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। इसमें क्या करना है आपको, you are supposed to calculate APS and savings are given to you only at one level, right? आपको देखिए 0 level of income पे saving given है। The first thing you have to do is make a separate part for consumption. आपको कंजप्शन का एक पार्ट बना लेना चाहिए, मेरे हिसाब से सिंपल यही रहता है। बाकी हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई फिक्स पैटर्न आप फॉलो करें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपना पैटर्न फॉलो करें और अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। बस आपको फॉर्मूले सही लिखने हैं और उन फॉर्मूलों का कोई एक्सप्लेनेशन देने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती। मैंने कंजप्शन का एक कॉलम बनाया, मैंने लिखा 0 इनकम पे जब सेविंग माइनस 90 है तो मेरा कंजप्शन प्लस का 90 है। ये मुझे पता चल गया क्योंकि ये ऑटोनॉमस कंजप्शन। आगे बढ़ते हैं। MPC is given to you as 0.6. It means change in consumption हम इससे निकाल सकते हैं। आपको अगर EPS निकालने को कहा है, आप चाहें तो डायरेक्ट सेविंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप वो चाहेंगे तो आप एक कॉलम बना सकते हैं, साइड में एक और कॉलम जिसकी हेडिंग डाल सकते हैं MPS। मैंने MPS लिख दिया यहाँ पे। MPS की वैल्यूज क्या लिखी, अगर MPC 0.6 है तो ऑब्वियसली MPS विल बी 0.4 लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट सेविंग ही कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सेविंग APS ही निकालना है, कंजप्शन का कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगी। MPS इक्वल्स 0.4 एट एवरी लेवल, क्योंकि MPC 0.6 है। नाउ यू आर हैविंग चेंज इन इनकम एज 100, you have to calculate change in savings. अगर MPS 0.4 है, क्या मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, 0.4 is equals to delta S upon delta Y.
delta S upon delta Y. It means change in saving will be 40 at all the three levels. आप इस saving में change in saving को add कीजिए, you will get the saving part. अगर मेरे पास saving आ गया है, मैं उसको income से divide कर दूंगी, I will get the APS. Is it clear to everyone? In case of any doubt, you can raise your hand and ask me. अगर APC निकालना होता तो मैं आपको सजेस्ट करती पहले कंजप्शन निकाल लो, बट क्योंकि यहाँ पे APS पूछा है तो कंजप्शन निकालना एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. हम एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करके इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूले मेंशन करने होते हैं. देखिए बुक ने टेबल में साथ में ही कर दिए. और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कचरा करके नहीं लिखना है. सफिशिएंट स्पेस होता है हमारे पास कॉपीज में, और इस साल तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट होगा क्योंकि 40 मार्क्स का ही पेपर है. हमेशा प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है. बड़े बड़े वर्ड्स लिखें, अगर बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है छोटे बच्चों जैसे, बट क्लियर लिखे. जो भी लिख रहे हैं क्लियर लिखें. और एक और चीज, फॉर्मूले नीचे लिखे अलग से. टेबल में लिख दिए बहुत बढ़िया बात है, नीचे लिख दे फॉर्मूलाज यूज्ड और फिर मेंशन कर दे आपने क्या क्या यूज किया. दैट्स इट. ये सभी क्वेश्चंस आसान से हैं, आपसे होते जाएंगे. एक एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं. ये कह रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन एज कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, कैलकुलेट कंजप्शन एट द इनकम लेवल ऑफ ₹500 crore. If C bar is 40 and 40% of additional income is saved, important है. बच्चे ढूंढने लग जाएंगे क्वेश्चन में MPC तो दिया हुआ ही नहीं है. MPC नहीं दिया हुआ तो हम कैसे सॉल्व करें? MPS दिया हुआ है आपको. 40% of additional income is saved, it means MPS is 0.4. ये लैंग्वेज में दिया हुआ है. मैं आपसे बात कर रही थी परसों, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस में वैल्यूज गिवन होती है, राइट? तो ये वही वैल्यू है. 40% of additional income is saved, it means it means value of MPS is 0.4. MPS 0.4 है तो MPC will be 0.6. बस 3 मार्क्स आपके लॉटरी के हो जाएंगे. एकदम लॉटरी विनिंग क्वेश्चन है. आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है. C bar that is 40 प्लस 0.6 इनटू इनकम. कंजप्शन आ गया 340. चाहे तो सेविंग की इक्वेशन में रख के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत आराम से मार्क्स आएंगे. ये वाला देखिए. The saving curve of an economy makes a negative intercept of minus 50 crores and 20% of additional income is saved. सेविंग कर्व माइनस में इंटरसेप्ट बना रहा है, नेगेटिव का इंटरसेप्ट बना रहा है 50 करोड़ का, यानी वो स्टार्ट हो रहा है 50 करोड़ से बट नेगेटिव की वैल्यू. क्या मैं कह सकती हूँ कि क्वेश्चन ने मुझे ऑटोनॉमस कंजप्शन दे दिया है 50 करोड़ का? क्योंकि सेविंग कर्व का जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है वो शो करता है सी बार की वैल्यू पॉजिटिव टर्म्स में. अब आपको बोल रहे हैं 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो क्या ये कह रहे हैं आपको कि एमपीएस 0.2 है? बिल्कुल जी, यही बता रहे हैं. एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी विल बी 0.8. यू हैव टू राइट दीज इक्वेशन. आप सोचिए ये दो इक्वेशन बनाने के नंबर है, यानी बोनस पे बोनस. आराम से फ्री में नंबर आएंगे, बस कंसंट्रेशन पावर जरूरी है, राइट? आप आराम से करेंगे, हो जाएगा. आज न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया है मैंने. एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए. आपको ये आज की डेट में अपनी तरफ से वाइंड अप करना है. 17th number example, on the basis of consumption function answer the following question. पहले तो derive saving function. If C is equals to 120 plus 0.4y, S will be equal to minus 120 plus 0.6y, right? तो मैंने S की इक्वेशन बना दी. Next, determine the saving at income of 500. अगर by 500 है तो सेविंग की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके सेविंग निकाल ली. थर्ड, at what level of income saving becomes zero. ये खास है बेटा. आप इसमें क्या कर सकते हो, जब सेविंग और इनकम, जब सेविंग जीरो निकालनी है आपको, तो सिंपली उस पॉइंट पे C इक्वल्स Y होगा. आपको यही तो पूछ रहे कौन से लेवल पे C और Y इक्वल होंगे, सेविंग जीरो होगी. तो आप इक्वेशन इस बार लगा देंगे Y is equals to C bar that is autonomous consumption that is given to you in the question as 120, right? प्लस BY आपको दिया हुआ है 0.4 और आप इस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा, करके देखिएगा. क्या इक्वेशन लगानी है? ये
y is equals to 120 plus 0.4 y, यहाँ पे मैंने प्लस 0.4 y नहीं लिखा है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ दोबारा से। क्या मेंशन करेंगे हम, y is equals to 120, क्योंकि y is equals to c है, तो 120 प्लस 0.4 y। क्यों लिख दिया मैंने ये, क्योंकि जब सेविंग 0 है तो ब्रेक इवन लेवल होगा और ब्रेक इवन पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। 120 इज इक्वल्स टू 0.6 y और y की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 120 डिवाइडेड बाय 0.6 हो जाएगा। सभी बच्चों से थम्स अप देके बता दीजिए। ये देखिए y इज इक्वल्स टू 200, आराम से निकाल लेंगे आप। ऐसे बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, मैंने आपको ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे, आप तसल्ली से उनको करके देखिए। कोई भी डाउट आता है आप मुझे अपने क्वेश्चन की फोटो फॉरवर्ड करें और आप मुझसे पूछ लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। हम मिलते हैं कल की क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।